साथियों नमस्कार। इंडिया डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन के पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल आपने हमारा एक वीडियो, जो पहला वीडियो था डेब्ट मैनेजमेंट की श्रृंखला का, कि लोन डिफॉल्ट होने पर यदि हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि होती है या आपराधिक कार्रवाई होती है, क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, तो उसमें क्या बचाव है, किन आधारों पर हम खुद का बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। साथियों, एक बात ध्यान रखना कि कोई भी मैटर हो, लोन डिफॉल्ट के मैटर में जरूरी नहीं हो कि क्रिमिनल कार्रवाई ही हो, उसमें सिविल कार्रवाई भी होती है। और उसी सिविल कार्रवाई का एक रूप जो है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज आर्बिट्रेशन के बारे में जो जानकारी मैं आपको दूंगा, वह जानकारी हो सकता है कई बार हमारे YouTube चैनल पर आई होगी, लेकिन उतनी विस्तार से और इतनी बिंदुवार जानकारी नहीं आई होगी जितनी कि हम आपको बताना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम फेक आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को एक्सपोज करेंगे। इस वीडियो को बखूबी समझने के लिए आपको हमारा एक वीडियो, मैं आर्बिट्रेटर हूं, मेरा दर्द भी समझे, उस वीडियो को अगर देखेंगे तो काफी कुछ आपको और अपडेट हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि लिंक में याद रहा तो हम उस वीडियो का लिंक जरूर डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि उस वीडियो को आप देख पाए। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। सारे कानूनी अधिकार, सारी रक्षा, प्रतिरक्षा, सब कुछ कंपनियों के पास है, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि लोन डिफॉल्ट होने के कारण कई लोग आज की तारीख में आत्महत्या कर लेते हैं, अपना घर-बार छोड़कर चले जाते हैं, इतने मानसिक तनावों और विकारों में डूब जाते हैं कि उनका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जरूरत है बोलने की, और बोलने की भी क्या, जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की अवहेलना कर रहे हैं, जो आर्बिट्रेशन एक्ट को धता बता रहे हैं, उनके बारे में बोलना जरूरी है। और इसीलिए आज का स्पेशल पार्ट डेब्ट मैनेजमेंट में हम आर्बिट्रेशन पर चर्चा करेंगे। साथियों, ऐसे कई वीडियो मिलेंगे, लेकिन हमने कल भी एक बीच का पार्ट उठाया था और आज भी बीच का पार्ट इसलिए उठाया है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण चीज है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथियों, हमेशा से एक बात कहता हूं और वापस कह रहा हूं कि डेब्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारे जो भी वीडियो है उनको स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। कारण ये है, न जाने बोलते हुए कौन से सेकंड और कौन से मिनट के अंदर वो लाइन आ जाए जो आपको राहत प्रदान करे, आपको तमाम चिंताओं से मुक्त करे। तो अब ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं शुरू कर रहा हूं आज का स्पेशल एपिसोड, डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन पार्ट 2, फेक आर्बिट्रेशन क्रॉस 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 क्रॉस। वर्ड पे गौर कीजिएगा, हमने कहा है फेक आर्बिट्रेशन, जिसको लेकर कई लोग कहते हैं कि सर मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस टेक्स्ट मैसेज में आया, व्हाट्सएप मैसेज में लिंक के रूप में आया, ईमेल के जरिए आया या रजिस्टर्ड पोस्ट से आया। क्या यह आर्बिट्रेशन का जो नोटिस है, यह नोटिस क्या फेक है? अब हम बात कर रहे हैं फेक आर्बिट्रेशन पे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आर्बिट्रेशन के मैटर में कभी भी आपको कोई भी नोटिस फेक बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन जब आप उसका जवाब देते हैं, कानूनी आधारों पर उत्तर देते हैं और आर्बिट्रेशन को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, उसके बावजूद यदि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जारी रखी जाए तो हम उसे फेक आर्बिट्रेशन कह सकते हैं। लेकिन आपत्ति करने के भी उचित आधार है। साथियों, वैसे तो आर्बिट्रेशन में शुरू से लेके अंत तक
आर्बिट्रेशन का क्या जवाब देना चाहिए, ये जानकारी ऑलरेडी हमने हमारे YouTube चैनल जिसे आप देख रहे हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी, इसी वीडियो के मेंबरशिप चैनल का जो हमारा वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूं। यदि आर्बिट्रेशन का कोई भी आपको नोटिस आया है तो आप उसका इसके अनुसार जवाब बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कई बातें नोट डाउन करने वाली है उनको नोट डाउन जरूर करें। बाकी अगर आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आया है तो आप चाहे तो कॉल बुकिंग सर्विसेज ले सकते हैं या आप चाहे तो यूट्यूब की मेंबरशिप में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके आप अपना रिप्लाई तैयार कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले साथियों ये ध्यान रखना कि ये जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है, आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है ये कौन से लोन में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रकार के आपके अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि जिनमें आपने अपनी कोई भी संपत्ति मॉर्गेज नहीं रखी है उस लोन के लिए, उन सारे अनसिक्योर्ड लोन में आपके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है। चाहे वह आपका पर्सनल लोन हो, चाहे वह आपका बिजनेस लोन हो, चाहे वह आपकी अनसिक्योर्ड सीसी या ओडी हो, चाहे वह आपका क्रेडिट कार्ड हो। इसके अलावा भी कुछ सिक्योर्ड लोन में जैसे कि कार लोन हो गया, मोबाइल पे लोन हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गए, इन मैटर में भी यदि आपके चेक कंपनी के पास नहीं है तो ये मान के चलिए कि कंपनियां 99% आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। इसके अलावा ये जान के भी आश्चर्य होगा आपको, खैर ये लोन तो सिक्योर्ड लोन की डेफिनेशन में है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा कई बार होम लोन के मैटर में और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लोन में भी कई कंपनियां आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। तो अपने दिमाग में इस बात को स्थापित बिल्कुल भी मत करना कि केवल और केवल अनसिक्योर्ड लोन में ही आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है। कई एनबीएफसी कंपनियां ऐसी है जो प्रॉपर्टी लोन मॉर्गेज लोन देती है, लेकिन वह सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत नहीं आती है। ऐसी स्थिति में वह आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। अब बात यह है कि आर्बिट्रेशन क्या है। आर्बिट्रेशन क्या है? तो जब दो पक्षों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद हो, अब जाहिर सी बात है दो पक्ष कौन है, एक तो हमने लोन लिया, दूसरा कंपनी एनबीएफसी जिसने हमको लोन दिया। यदि हम लोन नहीं चुका रहे तो ये तो विवाद हो गया कि हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया कि हमने लोन नहीं भरा। इसीलिए यहां पर जब वो आपको लोन के एग्रीमेंट साइन कराता है, जब भी हम लोन लेते हैं तो एक एग्रीमेंट हमारा सिग्नेचर होता है, और अगर आप ऑनलाइन लोन लेते हो तो वहां पर आप डिजिटल अपनी अप्रूवल देते हैं, और यदि आप फिजिकल रूप से लोन लेते हो तो वह आप ढेरों सिग्नेचर करते हो, और कोई अलग से आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करा के कंपनी का जो लोन एग्रीमेंट है उसी में एक क्लोज डाल दिया जाता है कि जब भी हम दो पक्षों के बीच में कोई विवाद की स्थिति होगी तो हम आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे और आर्बिट्रेटर के द्वारा इस समस्या का समाधान होगा। भूल नहीं जाओ, इसीलिए कह दूं कि कई बार कंपनियां अपने एग्रीमेंट में ये बात लिखती है कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हमारे द्वारा की जाएगी, आर्बिट्रेटर की भाषा हमारे द्वारा चूज की जाएगी, और आर्बिट्रेटर का जो क्षेत्र है वह भी हमारे द्वारा किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 12G के अंतर्गत ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी करार यदि होता है तो विधिता शून्य होता है, भले ही उस पे आपकी स्वीकृति क्यों न हो।
ये बात ध्यान के रखना कि आर्बिट्रेशन के मामले में आपको बाउंड नहीं किया जा सकता है भाषा के लिए, क्षेत्र के लिए, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए बना हुआ एग्रीमेंट है, पर्टिकुलर आपके लिए बनाया गया एग्रीमेंट नहीं है। मैं कहता हूं कि रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसको पत्थर मारिए, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। अगर मैं इसके लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी आपके साथ कर देता हूं तो वह कानूनी रूप से शून्य होगा, क्योंकि धारा 12G के अंतर्गत ऐसे तमाम करार विधित शून्य की श्रेणी में आते हैं। तो आपके दिमाग में कई बार यह तनाव होता है कि सर हम ये एग्रीमेंट कर चुके हैं तो ऐसा क्या होगा। अब यहां पर जो आर्बिट्रेटर नियुक्त होता है, हम आर्बिट्रेटर की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल पे आप ये सुनते हैं। मैं हर टॉपिक पे जाऊंगा, इसीलिए कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, अंतिम समय तक सुनना, यूं नहीं हो कि अधूरी जानकारी आप ले लें। हमको जानने की जरूरत है कि आर्बिट्रेटर की शक्तियां क्या है। आर्बिट्रेटर की शक्तियां, पावर ऑफ आर्बिट्रेटर कि आर्बिट्रेटर की शक्तियां क्या होती है। जब कानूनी रूप से कोई व्यक्ति आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, जब कानूनी रूप से कोई व्यक्ति आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है और आर्बिट्रेटर यदि अपना अवार्ड पास करता है, एक पंचाट जारी किया जाता है, जिसको हिंदी में पंचाट कहते हैं, अंग्रेजी में अवार्ड कहते हैं, तो अवार्ड जारी किया जाता है। तो इस अवार्ड को चाहे उन्होंने दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के जारी किया हो, लेकिन आप जहां रहते हैं आपके जिला न्यायालय में इस अवार्ड का निष्पादन कराया जाता है। यानी कि निष्पादन याचिका प्रस्तुत की जाती है कि बैंक से इस व्यक्ति ने लोन लिया, लोन नहीं चुकाया, लोन नहीं चुकाने के कारण हमने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की, व्यक्ति ने लोन नहीं चुकाया और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में एक अवार्ड पास हुआ, तो इस अवार्ड को एग्जीक्यूट कराया जाए। ऐसी स्थिति में आपके पास कोर्ट का समन आता है और यदि ये अवार्ड एग्जीक्यूट होता है तो आपकी चल संपत्ति जो भी हो, चल संपत्ति से तात्पर्य आपका सोना, गोल्ड, घर का सामान जो भी है, जितना भी सामान है जो कि अचल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आता है, यहां तक कि आपके बैंक में कोई अमाउंट है, वो अमाउंट भी अटैच किया जाता है, कुर्क किया जाता है, ये मान के चले। और यदि यह आर्बिट्रेशन अचल संपत्ति के मैटर में किया गया है, यानी कि यदि आपका प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पर लोन लिया है और प्रॉपर्टी पर यदि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया है, तो आपकी अचल संपत्ति यानी कि जिस मकान पे लोन लिया है उसको भी अटैच करके कुर्क किया जा सकता है। जो सरफेसी एक्ट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है वो ये काम करती है। इसके अलावा जहां कार लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, वहां पर भी यही प्रक्रिया आजमाई जाती है, लेकिन उसमें यह है कि अचल संपत्ति को अटैच नहीं किया जाएगा। जो आपकी पर्टिकुलर उस चीज को, जो कार वगैरह है, उनको जब्त किया जा सकता है। अब बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने 15 लाख का लोन लिया और 15 लाख के लोन को की भरपाई कभी भी घर के सामान से नहीं होती है। एक बात ध्यान रखना आप भी कि आपने 15 लाख का लोन ले लिया, 25 लाख का लोन लिया, कंपनी ने आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर ली, लेकिन कभी भी अच्छे से अच्छे घरों के अंदर भी 15 लाख का सामान नहीं होता है। लेकिन यहां पर भरपाई की बात है तो वह है आपके सम्मान, आपके मान और आपकी प्रतिष्ठा की क्षति। और कहते हैं ना, इनसे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती है। यानी कि यदि ये अवार्ड एग्जीक्यूट होता है तो कोर्ट के लोग आते हैं, एनबीएफसी कंपनी के एडवोकेट्स आते हैं, एडवोकेट रिकवरी नहीं करने आते, यहां आएंगे, और साथ में पुलिस का जाब्ता होता है। और उस जाब्ते की मौजूदगी में यदि आपके घर का चम्मच भी उठा लिया जाए ना, तो मेरा कहना है
कि इनको तो इनके 15 लाख की वसूली हो जाएगी, क्योंकि आपके घर पे जब इस तरह की प्रक्रिया होगी तो एक मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो आपकी क्षति होती है ना, वो 15 लाख से कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए ये आर्बिट्रेशन में कई लोग कहते हैं कि इंडिया में सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया में सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज हो या नहीं हो, लेकिन जब वो अवार्ड पास कराएगा ना और जब वो अवार्ड एग्जीक्यूट होगा तो आपको आर्बिट्रेटर की शक्तियों का आभास हो जाएगा। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि मान लीजिए मैं आपको आर्बिट्रेटर की शक्तियों के बारे में बखान कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूं, लेकिन आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से अगर समझ पाएंगे ना, तब मेरे इस मेन कंटेंट पे मैं जाऊंगा। आपने पीएलए कोर्ट के अंदर या किसी सिविल कोर्ट के अंदर या फिर मान लीजिए एमएससीटी कोर्ट के अंदर, वैसे ये भी सिविल में आ रहे सारे क्या, या फिर मान लीजिए उपभोक्ता कोर्ट के अंदर आपने यदि कोई दावा पेश किया और उस दावे में यदि आपके पक्ष में निर्णय हुआ, डिक्री हुआ और आदेश हुआ कि आपको इतने रुपए राशि का निर्णय दिया जाता है कि आप प्राप्त करने के अधिकारी है, इसकी डिक्री जारी कर दी जाती है, इसका आदेश जारी कर दिया जाता है, तो केवल ये मात्र आदेश जारी करने से आपको पेमेंट नहीं मिल जाता है, उसके लिए फाइल होती है हक रसी, यानी कि निष्पादन याचिका, जो आपने आर्बिट्रेशन में भी सुना। जब इन कोर्ट्स के द्वारा भी कोई आदेश पारित किया जाता है और उसके आदेश के बाद जब निष्पादन याचिका पेश होती है और ये एग्जीक्यूट होके जब वसूली वारंट जारी होते हैं, जब राशि रिकवर करने का प्रोसेस होता है, तब जब न्यायालय का भी जब ये प्रोसेस है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम इनको कोर्ट कहते हैं, इनको जज कहते हैं, तो सोल आर्बिट्रेटर की भूमिका को भी हम कभी कम नहीं समझे, हम कभी लापरवाही इसमें ना करें। ये बात मैं आपको मुख्य रूप से कहना चाहता हूं। अब बात ये कि सर आप तो ये भी कह रहे हो कि सोल आर्बिट्रेटर के पास इतनी शक्तियां है, वह चाहे तो हमारा बैंक अकाउंट सीज कर सकता है, हमारे डिपार्टमेंट से हमारी सैलरी अटैच कर सकता है, हमारे घर का सामान अटैच करा सकता है और कोर्ट में एग्जीक्यूट भी होगा, तो फिर ये आर्बिट्रेशन फेक कब हो जाता है? ये आर्बिट्रेशन फेक कब हो जाता है? तो इसके लिए साथियों हमको बहुत ही गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंटेंट का एक एक शब्द आप तरीके से सुनिएगा और तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के बाद यदि किसी ने आर्बिट्रेशन के संबंध में एक भी सवाल पूछा ना, तो मैं जवाब देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो ही आपको शेयर कर दूंगा कि भाई सुनिए। अब यह है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया। लोन डिफॉल्ट होने पर कंपनी ने पहले तो रिकवरी कॉल करके कोशिश की पेमेंट आ जाए, फिर रिकवरी एजेंट्स की आपके घर पे विजिट हुई, फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया। कैसे करेंगे? हालात खराब है, परिस्थिति खराब है, पैसा नहीं है, तो कहां से देंगे? अब ऐसी स्थिति में कंपनी सेक्शन 25 का केस करती है, 316, 318 का नोटिस भेजती है, वो कार्रवाई करती है, 138 की प्रोसीडिंग करती है, फेक डराने वाले कानूनी नोटिस भेजती है। इन सारों के मुद्दों की चर्चा मैं कल वीडियो में कर चुका हूं, तो आज इस टॉपिक पे मैं आपका टाइम वेस्ट कतई नहीं करूंगा। और मैं एक बात कहता हूं कि जो साथी मेरे सारे वीडियो देख चुके हैं ना, उनको तो कभी जिंदगी में तनाव लेने की कतई आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या होता है कि एक सवाल होता है कि सर कितनी ईएमआई बाउंस होने के बाद आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है और कितना अमाउंट होने पर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जाती है। तो एक बात ध्यान रखिए, आर्बिट्रेशन में ये आपका 10,000 का लोन है ना, तब भी आर्बिट्रेशन करेंगे। और कितने समय बाद करते हैं?
तो देखो 3 साल की लिमिटेशन है, लेकिन ये कोई 3 साल का इंतजार नहीं करते हैं। ये आपका 1 महीना लोन डिफॉल्ट होने पर भी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर देते हैं। अब बात ये है कि सर आर्बिट्रेशन की रियल कार्रवाई कैसे होती है? तो एक बात ये है कि रियल कार्रवाई तो ये है कि दोनों पक्ष यानी कि आप और कंपनी दोनों मिलकर ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो। पहली चीज, दोनों ही पक्ष अपनी सहमति से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। अब ये आर्बिट्रेटर कोई सरकारी आदमी तो है नहीं कि इसका खर्चा जो है सरकार देगी। इसका खर्च, इसकी जो फीस होती है वो भी आप दोनों मिलकर तय करते हो, और दोनों मिलकर जब तय करते हो तो इसके जो ऑर्डर होगा, जो अवार्ड होगा, उसके लिए आप बाउंड है, प्रतिबंधित होते हैं यदि आपकी स्वीकृति से, आपकी सहमति से यह आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है तो। लेकिन साथियों, जब दोनों पक्ष सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस पे कोर्ट से डायरेक्शन लिया जाता है, यानी कि हमारा आर्बिट्रेशन क्लोज है, हम पक्षकार को आर्बिट्रेशन के लिए कह रहे हैं क्योंकि वह सहमति नहीं दे रहा है, वह अपनी तरफ से भी कोई नाम नहीं सुझा रहा है। इस मैटर में हमें आर्बिट्रेशन प्रोसेस कराना है, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्शन की एक कार्रवाई होती है, हाई कोर्ट्स के अंदर पेश करते हैं ये। लेकिन ये इस प्रक्रिया में 99.99% कंपनियां कभी नहीं जाती है, क्योंकि उनके दस्तावेजों में कई प्रकार की कमियां होती है, उनके एग्रीमेंट में कई प्रकार के ऐसे मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं जिस कारण वह कभी भी जाना नहीं चाहेंगे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में, वह भी हाई कोर्ट के थ्रू। अब ऐसी कंडीशन में जब आपका लोन डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी सबसे पहले आपको धारा 62 का नोटिस भेजती है। यह जरूरी नहीं है कि धारा 62 का नोटिस भेजे। मैं एक बात आपको खुले तौर पे कह रहा हूं कि आप ये कभी भी मान के बिल्कुल भी मत चलिए कि कंपनी आपको धारा 62 का नोटिस भेजेगी ही भेजेगी। लेकिन धारा 62 के नोटिस में ये कहते हैं कि आपका 98,000 रुपीज ड्यू है, आप 10 अप्रैल 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़िए यदि आप इस मैटर में सुलह करना चाहते हैं और पेमेंट जमा कराना चाहते हैं। तो यह आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की पहली स्टेज है। इससे पहले वह लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, इनमें भी इन चीजों का जिक्र करते हैं कि हम आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे। यहां पर मैं एक बार फिर से तमाम साथियों को यह कहना चाहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थितियों से, किन्हीं विषम हालातों से यदि आप लोन नहीं भर पा रहे तो आपको कंपनी को प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, और इस प्रायर नोटिस में आपको अपने ऋण से संबंधित दस्तावेजों की मांग करनी चाहिए। क्योंकि जब भी कभी मैटर लिटिगेशन में जाता है तो आपकी कमी यह होती है कि आपके पास लोन से संबंधित एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मांगने चाहिए, और यदि आपने कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आने से पहले प्रायर नोटिस भेजा है तो मान के चलिए कि आपने अपनी कैवियट तैयार करके रख दी है। क्योंकि प्रायर नोटिस देने के बाद यदि कंपनी ने इसका उत्तर दे भी दिया और आपको दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ की जाने वाली आर्बिट्रेशन कार्रवाई का कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा। साथियों, इस आर्बिट्रेशन को अच्छी तरीके से सुनना, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी चीज आ रही है, और वो आ रही है साइकोलॉजिकल प्रेशर। एक मानसिक दबाव स्थापित किया जाता है एनबीएफसी कंपनी द्वारा और आर्बिट्रेटर द्वारा। धारा 62 का नोटिस आने के बाद आपको अगला नोटिस आता है धारा 21 का, यानी कि हम इस मैटर में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे
उसमें 2, 4, 5 नाम दे दिए जाते हैं। एक तरफ से आप इसको प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस कह सकते हैं कि वो 4-5 आपको नाम दे देंगे और कहेंगे कि इन 4-5 नाम में से किसी एक को चुनो और हमें जवाब दो ताकि हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। अब साथियों, धारा 21 में कभी कभी तो नाम दिए जाते हैं और कभी कभी नाम नहीं भी दिए जाते हैं। हर एनबीएफसी कंपनी का अपना एक अलग तरीका होता है। अब आपको ये चाहिए कि धारा 62 के नोटिस का जवाब आप दो या नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धारा 21 का जब नोटिस आया तो मैं इसको फर्स्ट नोटिस में कंसीडर करता हूं और आपको इस नोटिस का जवाब देना चाहिए। अब कभी कभी ये बात आती है कि सर ये जवाब किसको देना चाहिए, मैं पॉइंट नोट कर लेता हूं, इस मुद्दे पे मैं लास्ट में समझाऊंगा किस किस को जवाब दे। अब धारा 21 का नोटिस का आपने जवाब दे दिया, उसके बाद भी कंपनी द्वारा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कर दिया जाता है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का एक लेटर जो कंपनी की तरफ से या कंपनी के लीगल प्रतिनिधि की तरफ से आर्बिट्रेटर को जारी कर दिया जाता है और नीचे आपको सीसी कर दिया जाता है जहां पर भी आपको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है। मैं याद कराना चाहता हूं साथियों को, कई साथी जो कई जगह लीगल एक्सपर्ट के साथ जुड़े, कई एजेंसियों के साथ जुड़े, उन्होंने सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में जवाब दे दिया और कह दिया अब जवाब देने की जरूरत नहीं है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। कारण ये है, मैं खुले रूप से कहता हूं, जब आपने लोन लिया है तो आपको जितनी भी बार नोटिस आएगा ना, जवाब देना है, बार बार जवाब देना है। आर्बिट्रेशन के मैटर में चुकना नहीं है, ये ध्यान रखो। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का जब नोटिस आता है उस समय जिस लीगल फर्म ने भेजा उसको, कंपनी है उसको, और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को भी आप लेटर भेजें और बताएं कि धारा 21 के अंतर्गत जब कंपनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे नोटिस भेजा था तो मैं उसको जवाब दे चुका था। ऐसी स्थिति में आपका जो आर्बिट्रेशन का अपॉइंटमेंट है वह वैलिड ही नहीं है, वह इलीगल है, आप आर्बिट्रेशन की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। भले ही अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर पे जवाब दे दो, लेकिन आज की तारीख अब यहां से शुरू होती है, यहां से भी नहीं, यहां छोड़ दीजिए, यहां से शुरू होती है फेक आर्बिट्रेशन की कहानी। फेक आर्बिट्रेशन की कहानी। अब ये आर्बिट्रेटर कोई हाईकोर्ट डायरेक्शन से तो आए नहीं है कि ये अपनी मनमानी करेंगे। फेक आर्बिट्रेशन की कार्रवाई यहां से शुरू होती है। भाई यहां तक तो मान लिया कि इनका अधिकार था, इन्होंने हमको बुलाया, हम नहीं गए। धारा 21 का जब नोटिस दिया, इन्होंने हमें कहा कि हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे, हमने उसका जवाब दे दिया। अब कंपनी काम कर रही है, कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। आपने महाभारत के दानवीर कर्ण के बारे में तो सुना होगा कि महाभारत में दानवीर कर्ण के बाद, अंगराज कर्ण के बाद एकमात्र वकील ही है जो ये जानते हुए कि आप गलत हो, आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ता है। तो बस यही पर बात हो गई कि इस लीगल रिप्रतिनिधि ने, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इनकी कंपनी की लॉ फर्म है हो गई, या कंपनी जो है ये जो हो गई, अब इनके लीगल प्रतिनिधि जो है इनको तो आगे चलना ही चलना है भाई। इनकी कंपनी का पैसा डूबा है, इनसे इनको 2 पैसा मिल रहा है, घर बार चल रहे हैं, इनकी रोजी रोटी चल रही है, तो इन्होंने इग्नोर करके इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कर दिया और आर्बिट्रेटर को लेटर भेज दिया। लेकिन आपने जब जवाब दिया, आपने आर्बिट्रेटर को भी जवाब दे दिया। अब आर्बिट्रेटर को आपने पहले ही बता दिया कि भाई धारा 21 के अंदर जब नोटिस आया था तो हमने उसका जवाब दिया था। ऐसी कंडीशन में जब हमने जवाब दिया है तो आप हमारे खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं कर सकते हो। आर्बिट्रेटर तो आर्बिट्रेटर है, वह भली बात ही जानता है कि वह आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने आर्बिट्रेशन पर अपनी सहमति ही प्रदान नहीं की है। अब उसके बाद भी ये आपको फर्स्ट आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है, फर्स्ट हियरिंग, यानी कि आपकी हियरिंग इस डेट को रखी गई है, इस डेट को रखी गई है, तो आप इस मैटर में एपियर होइए,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़िए, ये आपको इन्होंने नोटिस भेज दिया। अब आर्बिट्रेटर साहब को तो पहले ही मालूम है कि भाई जब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को इन्होंने चैलेंज कर दिया था, आपत्ति कर दिया था, तो मैं फर्स्ट हियरिंग का नोटिस तो इनको भेज ही नहीं सकता हूं। फिर भी भेज रहे, कारण क्या मालूम है? पापी पेट का सवाल है। वैसे तो देखा जाए ना तो पापी पेट का भी सवाल नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में रोटी तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन बुनियादी जरूरतें और दूसरी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए गलत काम भी करने पड़ते हैं। और दुख की बात यह है कि ये जो सारे आर्बिट्रेटर है, या तो रिटायर्ड जज है या फिर सीनियर एडवोकेट्स है। सोचने की बात है कि जो व्यक्ति जज रहा हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी में ढेरों फैसले किए हैं, सीनियर एडवोकेट जो ढेरों केस लड़े हुए हैं, वह कानून को बखूबी जानते हैं कि बंदा नहीं चाह रहा है कि मैं आर्बिट्रेटर बनूं, लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान बन के बैठे रहते हैं। लानत है ऐसे फेक आर्बिट्रेटर पे जो आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग करते हैं। अरे भाई, कोई व्यक्ति आप पे सीधा सा आरोप लगा रहा है कि उसे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है, आप उससे हजारों किलोमीटर दूर है। मैंने ना तो आपको सहमति दी है, ना स्वीकृति दी है, ना मैंने आपको आर्बिट्रेटर शुल्क पर अपनी परमिशन दी है। तो हे श्रीमान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप कैसे आर्बिट्रेटर की गद्दी पर विराजे हैं? लेकिन उन प्रभु, उन महात्मा, उन विद्वान सीनियर एडवोकेट्स और रिटायर्ड जज की आंखों पर आर्बिट्रेटर नाम की पट्टी चढ़ी हुई है, क्योंकि वह कंपनी, वो भले ही कहते हैं मैं निष्पक्ष हूं, कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे कोई लेना देना नहीं है तो आप कंपनी के हित में क्यों बातें कर रहे हो? जब आपको ऑब्जेक्शन आ चुका था तो क्या मती मारी जा रही है? क्या बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? हे प्रभु, जागो जागो, जनता जनार्दन जाग चुकी है, तुम कब जागोगे? क्योंकि हर चीज के लिए यदि हमें ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यह आपके लिए भी उचित नहीं है। बस बोलिए अब। लेकिन आप एक बार आर्बिट्रेटर को अपना जवाब दे चुके थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट हियरिंग का नोटिस भेजा है, तो आपको भी इसका जवाब कानूनी तरीके से देना है। कानूनी तरीके से, यानी पहला जवाब यदि आपको आर्बिट्रेटर को चला गया, दूसरा जवाब यदि आर्बिट्रेटर को चला गया, तो अब यदि पांचवी बार यदि यह आर्बिट्रेटर महोदय आपको फिर से नोटिस जारी करते हैं, तो यहां एक जवाब होता है जिसको कहा जाता है लास्ट आर्बिट्रेटर रिप्लाई, जिसमें होती है ब्रह्मास्त्रों की बातें, जिसमें होती है ब्रह्मास्त्रों की बातें। उस मैटर पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर आप ये चीज कर दीजिए, और इसके आपके लगातार जवाब देने के बाद, मेल करने के बाद भी इन आर्बिट्रेटर साहब को बवासीर की बीमारी है, और इस बवासीर की बीमारी के चलते ये इंटरिम ऑर्डर पास कर देते हैं। मेरे इस वीडियो को मैं तमाम आर्बिट्रेटर साहब से कहूंगा कि यदि आप कानून संगत काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पब्लिक वीडियो है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, खुला कहता हूं मैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वीडियो है। तो अगर इसके बाद भी ये आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर देते हैं तो फिर साथियों ब्रह्मास्त्र चलाने की बारी है। और यहां पर सीधा सा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, आरबीआई लोकपाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल जो एडवोकेट्स की होती है, क्योंकि जितने भी जज होंगे ना, क्या कहीं ना कहीं एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड होंगे, ये बात मान के चलिए। उसके बाद संबंधित बार एसोसिएशन, संबंधित जिला सेशन न्यायालय, सीएमओ, पीएमओ, सबको सीसी करके बताने की जरूरत है कि कानून की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती है। लेकिन ये सारी चीजें आप तब कर पाएंगे जब आप एक कानूनी आधार पर जवाब देंगे, जब आप आपत्ति प्रॉपर दोगे। आप कहोगे साहब मेरी माँ की बीमार, तबीयत खराब चल रही है,
मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे ये घाटा हो गया, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, ऐसी निरर्थक बात करने वालों की कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब ये इंट्रीम अवार्ड कर देते हैं, तो ये चीज हो गई छठा पॉइंट। अब छठे पॉइंट के बाद आता है पॉइंट नंबर 7 कि इन्होंने आपके खिलाफ इंट्रीम अवार्ड के बाद आपके खिलाफ अवार्ड भी पास कर दिया। उस समय भी जो जवाब आपने इंट्रीम अवार्ड पे दिया है वही जवाब आप रिपीट करेंगे, और बस नोट में केवल क्लोज नंबर 1 में कुछ चेंज होगा कि मैंने कब कब किस किस डेट को आपको रिप्लाई दिया, लेकिन फिर भी आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को दरकिनार करके आर्बिट्रेशन एक्ट की पालना में नहीं जाते हुए आपने अवार्ड पास कर दिया है, जो वैसे ही शून्य है। ऐसी अवस्था में आपको यह आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूट करा ही नहीं सकते। और यदि आप इन 7 प्रक्रियाओं से गुजरे हैं और यदि आपके खिलाफ अवार्ड पास कर भी दिया है, वैसे तो मैं कहूंगा कि किसी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अवार्ड को ये कभी भी एग्जीक्यूट कराने के लिए आपके जिला न्यायालय में लेके नहीं आएंगे, और लेके आएंगे तो जिला न्यायालय द्वारा इनका जो अवार्ड है वह टोटली खारिज फरमा दिया जाएगा, रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को आपने यहां पर मेंशन किया था। अब बात यह है कि जब ये सारे, अब ये फेक आर्बिट्रेशन हो गया, अगर ये ऐसा करते हैं तो अब साथियों बात ये होती है कि ये बार बार नोटिस क्यों भेजते हैं। मतलब हम जवाब दे रहे हैं, हमारे जवाब को दरकिनार करके ये बार बार नोटिस क्यों भेजते हैं, तो कारण है पैसा, काम, संबंध, और इन सारी चीजों का एक ही मतलब है, अर्थ, धन। अगर किसी आर्बिट्रेटर साहब ने, चाहे वो, एक बात बताऊं मैं, इस दुनिया में हजारों रिटायर्ड जज है, हजारों रिटायर्ड जज है, हजारों सीनियर एडवोकेट्स है, लेकिन उनके पास ज्यादा आर्बिट्रेशन का काम नहीं जाता है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाता है। देखा जाए तो गिनती के 100 लोग हैं, 100 लोग जिन्होंने कानून के ताक पे धज्जियां उड़ा के रखी है, जिनके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यदि संज्ञान लेना तो लटका के रख दे। तो ये लोग पैसों के लिए लगातार इस कंपनी के काम आते रहे और उस काम के साथ संबंध अच्छे बने रहे और हमको लगातार बेनिफिट मिले, इसके लिए लगातार फेक आर्बिट्रेशन के प्रोसेस करते हैं। जी हाँ, फेक आर्बिट्रेशन ही कहूंगा मैं। और कुछ कुछ निकम्मे आर्बिट्रेटर ऐसे हैं, ऐसे हराम, छोड़िए मैं क्या कहूं, कि अपना पता तक नहीं देते हैं, अपना एड्रेस तक नहीं देते हैं। यानी कि वो एड्रेस लिखेंगे 416 रोहिणी, बस खत्म, एड्रेस खत्म, आप जवाब ही नहीं दे पाओ। यानी किसी आदमी के हाथ पैर बांध के, पूरी तरह बॉडी बांध करके उसको लठ मारो, वो बचाव कर पाएगा? कैसे करेगा? क्योंकि अधूरे पते हैं। अब इस अधूरे पते को भी अगर आप अपने ऑब्जेक्शन का पॉइंट बनाओ कि ऐसा आर्बिट्रेटर जो अपना पता भी पूरा बता नहीं सकता है, वह फर्जी आर्बिट्रेटर है। और एक बात तो ये आपने देखी होगी कि जब आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन के लिफाफे पे रिटर्न आते हैं ना, तो वहां तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ही बंद हो जाती है। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। और एक चीज, आपको कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, ध्यान रखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि किसको जवाब दे। एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि किसको जवाब दे, किसको जवाब दे। तो जब सेक्शन 21 का नोटिस आता है तो नोटिस किसके लेटर पैड पर है या किस एडवोकेट ने भेजा है, उसको 2 में नंबर 1 रखना है और उसका पूरा एड्रेस लिखना है। 2 नंबर पे आपको ये चीज मैं सलीके से बता देता हूं आपको। आर्बिट्रेटर में जवाब कैसे देना है वो देख लीजिए। आर्बिट्रेशन
ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो टू होता है, टू में नंबर 1 पे यदि किसी एडवोकेट ने भेजा है, मान लीजिए एडवोकेट ABC, पूरा एड्रेस लिख दीजिए उनका विद पिन कोड नंबर। फिर नंबर 2 में लिखिए कंपनी का नाम, जैसे ABCD फाइनेंस कंपनी है, पूरा एड्रेस। यदि इसी कंपनी के 2 एड्रेस लिखे हैं तो ABCD फाइनेंस कंपनी, तीसरा एड्रेस। फिर आप इसमें फ्रॉम में आपका नाम, आपका पूरा पता लिखिए। सब्जेक्ट में इन्होंने जो भी नोटिस भेजा उसका रेफरेंस क्या है और डेट क्या है, वो डेट लिखिए, का जवाब लिखिए। अगर उन्होंने आर्बिट्रेशन केस नंबर लिखा है तो लिखिए, उसके बाद जवाब शुरू होता है। तो जवाब के मुख्य बिंदु क्या होते हैं वो चीज भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मुख्य बिंदु में सबसे पहला बिंदु आएगा प्रायर नोटिस का, कि मेरे द्वारा कंपनी को एक प्रायर नोटिस दिया गया था जहां पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट मांगे थे, लेकिन कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते हुए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की है, इसीलिए कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया मेरे विरुद्ध चल नहीं सकती है। दूसरे में, जहां तक मेरी जानकारी में है, मेरे द्वारा कोई भी मध्यस्थता अनुबंध यानी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पृथक से साइन नहीं किया है। यदि किया है तो किसी भी कार्रवाई से पूर्व मुझे पृथक से जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया है उसकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। तीसरे पॉइंट पे स्थान, तो जिस स्थान पर आपके द्वारा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है वह मेरे स्थान से अत्यधिक दूरी पर है, जो कानून का उल्लंघन है। मेरे राज्य में, मेरे जिले के अंदर भी बाकायदा कंपनी के ऑफिस है, ऐसी स्थिति में आप अत्यधिक दूरी पर आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हो ऑनलाइन मीटिंग। अब वास्तव में भारत सरकार भी आपको ये चीज कह रही है कि साइबर फ्रॉड से सावधान रहे, और कई फर्जीवाड़े होते भी है, और कई लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझ में नहीं आती है। अरे मुझे भी नहीं आती है, अगर मुझे कहो ना सर गूगल मीट में जुड़ जाओ तो मुझे भी नहीं आती है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आती है, साइबर फ्रॉड का डर बना रहता है। पहले भी साइबर फ्रॉड मेरे मित्र के साथ हो चुका है, वगैरह वगैरह। जो भी आप जवाब देना चाहो इस मैटर में दे सकते हो। दूसरी बात, स्वीकृति एवं सहमति, कि उक्त आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के लिए मैंने न तो अपनी स्वीकृति दी है और न ही मैंने अपनी कोई सहमति प्रदान की है। ऐसी स्थिति में मेरे खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। छठा, पूर्व ऑब्जेक्शन, यानी पहले आपने जो जो भी ऑब्जेक्शन दिए हैं उनका यह विस्तार से विवरण डाल दो कि भाई मैंने पहले ये चीज कर रखी है, इस मैटर में मेरे ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड पे नहीं लेते हुए कार्रवाई की गई है, तो इस मामले में आप मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 12G का उल्लेख कीजिए कि ऐसे मामले में तमाम करार अगर अवैध रूप से किए गए तो विधिता शून्य है। 7वें नंबर का पॉइंट। 8वें नंबर का पॉइंट जो है आपका, 8वें नंबर के पॉइंट में आप उनसे निर्णय प्रतिशत मांग सकते हैं कि आपको एक पक्षीय आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में आपका यह परम दायित्व बनता है कि आप द्वारा जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की गई है उसमें कितने प्रतिशत का निस्तारण आपने रेस्पोंडेंट के पक्ष में किया है, यानी कि लोन डिफॉल्टर के पक्ष में आज तक कितने प्रतिशत लोगों का निर्णय किया है, इसकी जानकारी भी मुझे देना आपको आवश्यक है। 8वां नंबर में आप ये ऑब्जेक्शन लीजिए कि आपने ये जानकारी नहीं दी है। इसके बाद में पर्याप्त समय, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये हर जगह आप चाहो तो लिख सकते हो कि किसी भी नोटिस के तामील पर किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम 30 दिन का समय देना जरूरी है, और आपके द्वारा 7-7 दिन का समय दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन प्रक्रिया बिल्कुल अवैध है कि नोटिस जो तारीख लिखते हो उस तारीख से 4 दिन बाद भेजा है और मुझे लास्ट टाइम पे मिला है, तो इस चीज के भी ऑब्जेक्शन आप ले सकते हो। 10वें में वही वापस क्षेत्राधिकार से लेकर ले लो कि क्षेत्राधिकार से परे जाकर
आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है और किसी भी अनुबंध में ये लिखा नहीं होता है कि ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप 10वां पॉइंट हो गया। 11 पॉइंट में आप लिख सकते हो कि आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट की धारा 7, 8, 12, 5, 18, 23, 31A में आप मेरे विरुद्ध कुल मिला के जितने भी जवाब दिए इनके आधारों पर है और आपका आर्बिट्रेशन नोटिस जो है वो इन सारी धाराओं का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में आप मेरे विरुद्ध कोई भी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं कर सकते हो। इसके साथ भी अब जो आप 12वां नंबर लिखोगे, 12वें नंबर में आपको संपूर्ण आर्बिट्रेशन से संबंधित जो एक रेस्पोंडेंट के पक्ष में जजमेंट है, जो सारे जजमेंट ऑलरेडी हमारे पुराने मेंबरशिप चैनल पे पोस्ट है, उन सारे नंबर वाइज जजमेंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके लिख दो और लिख दो इन स्थिति के अंदर आप मेरे विरुद्ध आर्बिट्रेशन की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते और करेंगे तो वह अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। यानी कि जितने भी नोटिस आएंगे उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा और ये सारे जवाब बनते जाएंगे। अब ये जवाब कैसे बनेगा, परफेक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि भले मैंने इतना सा लिख दिया लेकिन इसमें 5-5, 10-10 लाइनें हैं, तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो आप लिंक पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है कि आप किस आधार पे ये पूरा जवाब बना सकते हो, पूरा जवाब किस आधार पे बना सकते हो। साथ ही 2 चीजें होती है, एक तो ये होती है कि आप कॉल बुक करके जुड़ो तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, दूसरा आप यूट्यूब की मेंबरशिप पे जुड़ गए तो आप वीडियो को एक्सेस करके सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके बाद अब ये आपने 21 का जवाब दिया तो भी इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कर दिया, आपने अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का जवाब दिया तो भी इन्होंने फर्स्ट हियरिंग कर दी, आपने इसका भी जवाब दिया तो इन्होंने सेकंड हियरिंग कर दी, आपने फाइनल जवाब दिया तो इन्होंने इंटरिम ऑर्डर कर दिया, आपने इंटरिम ऑर्डर पे ऑब्जेक्शन कर दिया, फिर भी अगर इन्होंने अवार्ड पास कर दिया तो ये सारी चीजें क्या है मालूम है, ये लगातार इतने बेशरम, इतने बेगैरत और इतने निकम्मे क्यों हैं कि इनको काम करना ही करना है। तो ये सारी चीजें करके ये लोग आपके पक्ष में काम कर रहे हैं और ये साबित करते हैं कि ये लोग कंपनी के हितबद्ध हैं, कंपनी के पक्षधर है, ये ध्यान रखिए। और ये केवल और केवल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं आपके ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, आपके ऊपर एक दबाव बना रहे हैं, पूरी तरीके से आपको दबा रहे हैं कि आप हरेसमेंट के शिकार हो जाए और इतने हरेसमेंट के शिकार हो जाए कि आपको ये लगने लगे कि अरे बाप रे, मेरा तो हर सामान घर से उठ जाएगा, मेरा तो सामान घर से उठ जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा समाज में मान सम्मान खराब हो जाएगा। जबकि मेरा कहना है कि अगर आप इनको जवाब दे देते हो और इतने जवाब के बाद भी अगर ये कोई अवार्ड एग्जीक्यूट कर देते हैं ना तो जिंदगी में कभी निष्पादित नहीं हो पाएगा। हमारे एक शिवम जी है, वो शिवम जी पिछले 2 दिन से परेशान है, और साहब हमने इतने जवाब दिए फिर भी ये नोटिस भेज रहे हैं, और वो इतने हैरान परेशान हो गए, अरे साहब किसी भी तरह करके इस मैटर को निपटाना पड़े, चाहे जितना भी पैसा लगे, मैं कुछ भी करके पैसा मांगूंगा। मतलब जेब में रुपया नहीं है, हम परेशान हैं, पैसों की व्यवस्था कर नहीं सकते, लेकिन हम 10-20% ब्याज पे पैसा लाएंगे। बस ये केवल और केवल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बना रहे हैं और उसी प्रेशर में आप दबते जा रहे हो। अब मैं आपको कहता हूं कि कहते हैं कि एक सर्किट मिलता है ना जो सबकी बैंड बजा के रख देता है, पूरी बैंड। अगर आपने 1 नोटिस दे दिया, 2 नोटिस दे दिए, 3 नोटिस दे दिए, 4 नोटिस दे दिए, और जब अंतिम वाला नोटिस दो ना, हाथ देखो, किसी भी आर्बिट्रेटर की शिकायत करना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी नहीं चाहता हूं मेरे किसी वकील भाई, किसी रिटायर्ड जज की 12 बजे उनको परेशानी हो, लेकिन जो कानून को ताक पे रखेंगे ना, उनको तो नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जो हमारे साथी है, दर्शक है, जो पहले से परेशान है, हैरान है, हजारों तनावों के अंदर फंसे हुए हैं, हम कैसे किस तरीके से उनको
परेशान होने दें। और जब ये बार बार अगर अपनी चीजों पे आ रहे हैं ना, तो आपको भी एक बात बताऊं, ब्रह्मास्त्र यूज करना ही पड़ेगा। एक तो ये ध्यान रखिए कि कुछ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, खुला कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं वो। दूसरे कुछ आर्बिट्रेटर साहब इस टॉपिक पे बात करनी है मुझे, कुछ आर्बिट्रेटर साहब और कुछ कंपनी कार्यालय। जब हम साथियों को कहते हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट से डाक भेजिए, तो इनकी पोल खुलती है, कई आर्बिट्रेटर अपने एड्रेस पर ही नहीं है। कई कंपनी कार्यालय जो लिख देते हैं ना, वह कंपनी के ऑफिस ही नहीं है। कई बार आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल एक दो है, नाम बड़े बड़े बड़ा लेटर पैड बनाते हैं, जैसे आदमी के घर को बर्बाद करके रख देंगे, लेकिन खुद का उनका एड्रेस गलत है। ऐसी स्थिति में कोई लिफाफा रिटर्न आ जाए ना, तो मान के चलना, रिटर्न लिफाफे आने पर सभी को मेल करो और सीसी करो, जितने भी जने हैं, बैंक को, आर्बिट्रेटर को, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को, कि आपके द्वारा नोटिस में जो पता दिया गया था उस पते पर जब मेरे रजिस्टर्ड पोस्ट से जवाब भेजा आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन, नहीं इसको मैं तरीके से बताता हूं जब लगातार लिफाफे रिटर्न आ जाए, आपको चाहे एक भी लिफाफा रिटर्न आ जाए, आप डायरेक्ट 2 करके लिखो, आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर का नाम लिखो, नंबर 2 पे कंपनी का नाम लिखो, नंबर 3 पे अगर उनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम लिखो। फिर यहाँ लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखो आर्बिट्रेशन केस नंबर या उनका रेफरेंस नंबर। आप लिखो कि महोदय आप द्वारा मेरे विरुद्ध आर्बिट्रेशन की एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। आपने मुझे जो नोटिस भेजा, नोटिस में जो आपका पता अंकित था, उसी पते पर मैंने जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट अपनी आपत्ति भेजी, लेकिन मुझे लिफाफा लौट के आ गया जिस पे लिखा हुआ था रिफ्यूज्ड, लेने से इनकार, या लिखा था नो सच पर्सन, इस नाम का कोई व्यक्ति यहां नहीं रहता है, या लिखा था रॉन्ग एड्रेस, या लिखा था लेफ्ट विदाउट एड्रेस। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपके द्वारा आपके कानूनी नोटिस में जो पता लिखा है उस पर यदि मैंने कोई जवाब दिया है और आप उस जगह पर नहीं है, तो यह आर्बिट्रेशन एक्ट का उल्लंघन है। यह आर्बिट्रेशन एक्ट का उल्लंघन है। आपके द्वारा गैर कानूनी तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि तुरंत आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया बंद करते हुए मुझे 15 दिन के अंदर मेल पर सूचित करें, अन्यथा मेरे द्वारा कहां पर वो भी बता देता हूं, हर जगह, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, संबंधित हाई कोर्ट। अब अक्सर आप सोचते हो मैं संबंधित बोलता हूं, संबंधित का मतलब यह होता है कि आर्बिट्रेटर जिस राज्य में बैठा है या वो आर्बिट्रेटर का ट्रिब्यूनल जिस राज्य में बैठा है वहां का हाई कोर्ट रजिस्ट्रार। बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये बीसीआई मतलब आपको क्रिकेट वाले में चले जाना, ठीक है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एडवोकेट्स का होता है। यूं नहीं गलती से आप ये क्रिकेट वाला आप समझ लो आप। इसके बाद संबंधित बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल। अब मान लीजिए कोई आर्बिट्रेटर जो है अगर वो दिल्ली का है तो यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट रजिस्ट्रार आएंगे और यहाँ दिल्ली की बार काउंसिल ऑफ जो एडवोकेट्स की होती है स्टेट बार काउंसिल, वो आएगी। इसके बाद में पीएमओ, सीएमओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर, सीएमओ जो आपका राज्य है, जो उनके राज्य है, उनके राज्य का चीफ मिनिस्टर। उसके बाद आरबीआई, उसके बाद आरबीआई लोकपाल, ये 2 अलग चीजें ध्यान रखें। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। इसके बाद भी जोड़ना चाहो तो जिस जगह बैठ के आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं वहां के जिला एवं सेशन न्यायालय और वहां की बार एसोसिएशन, इन सब के आपको ढूंढने पड़ते हैं ऑनलाइन ईमेल एड्रेस, और सबको ईमेल करो और ईमेल में लिखो कि मेरे कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है कंपनी द्वारा
आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल द्वारा और आर्बिट्रेटर द्वारा। लेकिन ये कब कर सकते हो? जब आप अपना ऑब्जेक्शन लगातार भेज रहे हो और वो आपके ऑब्जेक्शन को नकार रहे हैं, रिकॉर्ड पर नहीं ले रहे हैं, कानून सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं, तब आप लगातार कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको लिखो कि यदि आप 15 दिन में मुझे सूचित नहीं करते हैं तो मेरे द्वारा इनको शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। अतः निवेदन है 15 दिन में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई बंद करते हुए मुझे सूचित करो। तो ये चीज कब? जब कोई लिफाफा रिटर्न आ जाए, या फिर इन्हीं सबके मैटर में लास्ट में जब वो इंटरिम अवार्ड पास कर दे या अवार्ड पास कर दे, सबको कंप्लीट कर दो। जिंदगी में अवार्ड जो है वो कभी आपके घर नहीं आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ये मान के चलिए आप। अब एक बात बताऊं, ये जो सारे नोटिस बताए ना, ये सारे नोटिस तो एक अलग चीज रहेगी, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो क्या करती है, सीधे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है, मतलब और एक मेल कर देती है और मेल में ही टेक्स्ट मैसेज कर देती है, ठीक है, सीधे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है। तो वहां पे भी आप 21 से हिसाब से रिप्लाई करना शुरू करो और किसी भी आर्बिट्रेशन में कम से कम ये मान के चलो आपको 4 या 5 बार जवाब देने, और आपने अपना अंतिम जवाब जब दे दिया उसके बाद आप शांति से बैठ जाओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूट करा पाए साथियों, करा पाए। इस वीडियो के साथ में मैं एक बात कहूंगा, मैं आर्बिट्रेटर हूं, सुने मेरी भी मजबूरी, इसी टाइप का टाइटल होगा, मुझे परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया था। और इसी के साथ मेरा एक वीडियो, कोई भी आर्बिट्रेशन नोटिस हो, कोई भी, उसका एक ही जवाब, कोई भी आर्बिट्रेशन हो उसका एक ही जवाब, ये दोनों ही लिंक में, यानी कि इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में पेस्ट कर रहा हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं, दोनों चीजें आपको मिलेगी। आप में आज मैं एक बात कह देता हूं आपको बड़ी सी, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, अपना जवाब तैयार कर लिया, मैं आर्बिट्रेटर हूं, इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो को यदि आपने पूरा सुन लिया है, तो ये मान के चलिए कि आपके खिलाफ जीवन में कभी आर्बिट्रेशन अवार्ड हो भी गया तो वह एग्जीक्यूट कभी भी नहीं हो पाएगा। साथियों, न जाने अब मैं कितनी आंखों को मैं खटकूंगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। यह चीज अगर YouTube चैनल की मेंबरशिप पे होती तो शायद हमारे मेंबरशिप के साथी ही देख पाते, नए मेंबर्स जुड़ते वो ही देख पाते। कल जो हमने सेक्शन 25 का एक ब्रह्मास्त्र आपको दिया, हजारों केस कंपनियों के उड़ जाएंगे यदि कोई एक सर्किट वो करके दिखा दे, क्योंकि किसी कोर्ट के अंदर ये साबित हो गया कि इनका तो अकाउंट यहां था ही नहीं, तो किस स्थिति के अंदर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो सकती है, सॉरी सेक्शन 25 का संज्ञान लिया जा सकता है। तो अब आप सोच सकते हो कि इन कंपनियों में, लेकिन ये सारे जो मामले हैं ना वो हमारे उन्हीं साथियों के लिए है जो किन्हीं विषम परिस्थितियों से लोन डिफॉल्टर हुए हैं, क्योंकि यूं ही नहीं होता कोई लोन डिफॉल्टर, उसकी भी तो मजबूरियां है। मैं हूं लोन डिफॉल्टर में, आप ऑलरेडी उन बातों को सुन चुके हैं। तो जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर होता है ना, तो लोन डिफॉल्टर होने पर एनबीएफसी कंपनियों के पास या बैंक के पास जो महत्वपूर्ण हथियार है, वो महत्वपूर्ण हथियार है क्या? सबसे बड़ा रिकवरी एजेंट। यदि आपने रिकवरी एजेंट को मैनेज करना सीख लिया, बात खत्म। यदि आपने सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, पीएनएस 316 और 318 और आर्बिट्रेशन, बस
ये महत्वपूर्ण सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही बड़ा मायना रखती है। तो इसका मैंने कल पार्ट 1 बनाया था, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। और आज बता रहा हूं फेक आर्बिट्रेशन हरेसमेंट के अंदर पूरा वीडियो पोस्ट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आप आर्बिट्रेशन को डील कर लेते हैं, सेक्शन 25 को डील कर लेते हैं, इस पे तो स्पेशल मेहनत करके पार्ट 3 का वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो फिर आपका तनाव बचा कहां। अब अगर इन सारी चीजों को आप डील कर लेते हो ना, तो ये मान के चलो कि आपके सारे मैटर ऑटोमेटिक सॉल्व हो गए। लेकिन साथियों, इन तमाम चीजों के लिए आपको इन चीजों की एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें पहला है प्रायर नोटिस, दूसरा है इंटीमेशन लेटर, तीसरा है रिकवरी एजेंट नोटिस, चौथा है सेक्शन 25 का जवाब, छठा है 138 का जवाब, सातवां है ईसीएस स्टॉप लेटर, आठवां है रिकवरी मेल हरेसमेंट, नवा है आर्बिट्रेशन का फर्स्ट जवाब, 10वां आर्बिट्रेशन का सेकंड जवाब, फिर आर्बिट्रेशन का थर्ड जवाब, फिर आर्बिट्रेशन का चौथा जवाब, फिर ब्रह्मास्त्र जवाब। ठीक है ना, कोई भूल रहा हूं, 15-17 प्रकार के ड्राफ्ट है। और ये सारे के सारे ड्राफ्ट एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मेंबरशिप पर अवेलेबल है। और जो स्टार कॉल बुकिंग में जुड़े हैं उनको तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। अब एक बात बताइए, क्या मैं नरेंद्र जोशी कंपनियों को नहीं खटक रहा हूंगा? क्योंकि इतने दिन चलिए हम कोई चीज यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे बताते थे, लेकिन अब कुछ चीजें तो हमने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बताई है। और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जब हमने कोई चीज बताई है तो यकीन मान के चलना कंपनियों की नजर में हम खटकेंगे भी। तो आपसे क्या चाहते हैं? आपसे चाहते हैं कि आप हमारे कोई वीडियो शेयर करें या ना करें, लेकिन डेब्ट मैनेजमेंट के वीडियो आप जितने भी ग्रुप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, उन सभी ग्रुप के अंदर आप शेयर करो सभी ग्रुप्स के अंदर, ताकि कोई व्यक्ति यदि लोन के दलदल में धंसा है तो इस प्रकार की फेक कार्रवाइयों से घबरा कर, फेक कार्रवाई क्यों कहता हूं, लोन यहां लिया सेक्शन 25 कलकत्ता में, लोन लिया मैंने यहां पे और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे चेन्नई में, भाईजी का राज है। तो ऐसी फेक आर्बिट्रेशन की कार्रवाइयों के खिलाफ, ऐसे फेक सेक्शन 25 के केसेस के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी नहीं बोले तो बोलेगा कौन। तो साथियों, शेयर करें इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं इंडिया डेब्ट मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन पार्ट 2 के अंदर आज हमने अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश की होगी। पार्ट 3 में भी पॉसिबल रिकवरी का बने या कोई अगला, लेकिन पार्ट 3 में अब मैं समय लूंगा। मेरा नॉर्मल वीडियो आप जरूर आएंगे, पार्ट 3 के लिए मैं कुछ दिन का समय जरूर लूंगा। और आपकी भी नज़र में कोई अच्छा टॉपिक है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मेहनत करना मेरा काम है। बस इस वीडियो के माध्यम से संदेश सिर्फ एक है, यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि हम लोन डिफॉल्ट के शिकार हुए हैं तो डरे नहीं, अपने अधिकारों को जाने और लड़ना सीखे। बाकी मैं तो हूं ना, मैं हूं ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।